हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर 4 कर रहे थे। उसके ऊपर हम रियल अर्थमेटिक पे आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। रियल अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? एन अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें रियल ऑपरेंड्स हो, मतलब रियल नंबर्स हो। डेसिमल में भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। तो उन एक्सप्रेशन को, उन ऑपरेशंस को हम क्या बोलेंगे? रियल अर्थमेटिक। ठीक है ना, जो ऑपरेशन होएंगे। ठीक है। सिंस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आर राउंडेड टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स परमिटेड, द फाइनल वैल्यू इज़ एन अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द करेक्ट रिजल्ट। हमें पता है रियल अर्थमेटिक में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, मतलब नंबर आ जाते हैं और डेसिमल भी आ जाते हैं। ठीक है, बाय वाले। इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती है जिसके अंदर डेसिमल में आते हैं, उनको राउंड ऑफ किया जाता है। मतलब 5 से छोटा है तो आगे वाला कुछ चेंज नहीं होगा, अगर 5 से बड़ा है तो आगे वाला, उससे पिछले वाला जो नंबर है वो 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट की राउंडिंग ऑफ करके हमें फाइनल वैल्यू देता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो एक्चुअल रिज़ल्ट है उससे क्लोज होती है। देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट द फाइनल वैल्यू कैलकुलेटेड इज़ करेक्ट। इसके अंदर कोई वो सर्टेनिटी नहीं है कि इसके जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा। इट विल ऑलवेज बी एन अप्रॉक्सीमेशन, वो एक अप्रॉक्सीमेशन होगा। सपोज दैट एक्स एंड वाई आर 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। मान लो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स लिए हमने उसके अंदर। ठीक है ना, मतलब रियल वैल्यू अर्थमेटिक में हमने कौन सी वेरिएबल ले लिया है? फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या है? 12.5 एंड 2.0 रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव ये, अगर हम ऑपरेशन दिखाएंगे रियल अर्थमेटिक, क्यों बोलेंगे ये ऑपरेशंस कौन से होंगे? रियल अर्थमेटिक। क्यों? क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स पे लग रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्या थे? रियल अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे, एक्सप्रेशन थे, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर्स हम यूज़ कर रहे थे। ये रियल्स है क्योंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स आ चुके हैं। ठीक है, और हमें पता है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जब हो उसके अंदर हमारा मॉड्यूलो डिवीज़न नहीं लगता। ठीक है ना, उसमें वो वाला जो रिमाइंडर का होता है वो डिवीज़न नहीं लगता है। इसमें सिर्फ डिवाइड होती है, डिवीज़न, मॉड्यूलो डिवीज़न नहीं होता। ठीक है, प्लस करेंगे तो हमारी 14.5 आएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो 10.5, मल्टीप्लाई करेंगे 25.0, डिवाइड करेंगे 6.25। ठीक है, नेक्स्ट पेज। फाइनली सपोज दैट वी फर्स्ट एंड वी सेकेंड आर करेक्टर 2 वेरिएबल्स। हमने 2 वेरिएबल्स ले लिया रिस्पेक्टिवली द करेक्टर p एंड t रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट को हमने p मान लिया, सेकेंड को t। p इज़ इनक्लोज्ड एज 80, p को हम इनक्लोज किया एज 80 और t को हमने क्या इनक्लोज कर लिया एज 84 इन ASCII करेक्टर सेट। मतलब करेक्टर सेट में अपने आप इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये पूरे कोर्स होते हैं, इसमें अभी दिखाए नहीं है। देन वी हैव V1, हमें पता है 80 है। V1 प्लस V2 जब हम करेंगे तो वह 164। क्यों? क्योंकि 80 प्लस 84 164। जब V1 V2 में हम 9 प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 173। V1 प्लस V2 9, जो ये सेमी कॉलम्स में सभी जो बंद हैं, तो ये एक नंबर है 9 के ऊपर। जब हम इसको साइन लगा देते तो कोई नंबर है जिसको ऐड करके, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है जिसको ऐड करके हमारा क्या आ रहा है? 2 to 1 आ रहा है। ठीक है ना। ड्यूरिंग इंटीजर डिवीज़न, इंटीजर के डिवीज़न के दौरान ये बोथ द ऑपरेंड आर ऑफ सेम साइन। अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड 8 और 9 के हमारे ऑपरेंड्स हैं, अगर दोनों सेम साइन के हैं, द रिजल्ट इज़ टर्न कास्ट टुवर्ड 0। तो वो जो रिजल्ट है हमारा किसकी तरफ टर्न कास्ट हो जाता है? 0 की तरफ। ठीक है ना। दिस 9 8 और 9 इज़ डिविजिबल बाय 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -4 -5 दोनों के दोनों ऑपरेंड सेम साइन के हैं, इसलिए जो रिजल्ट है वो हमारा कहाँ हो जाएगा? 0 की तरफ टर्न हो जाएगा। हाउएवर इफ वन ऑफ देम इज़ नेगेटिव, मान लो एक नेगेटिव है दूसरा मतलब ना हो, दोनों में से एक नेगेटिव हो, द डायरेक्शन ऑफ द टर्न कास्ट इज मशीन डिपेंडेंट। मतलब जो कंप्यूटर होगा वो खुद ही रिजल्ट देगा, या तो 0 देगा या 0 देगा या -1। The interpretation of the remainder operation is unclear when one of the operand is negative। लेकिन जब हम क्या करते हैं, interpretation of the remainder operation is unclear when the operands are negative। जब नेगेटिव रिजल्ट हो, मतलब दोनों ऑपरेंड में से एक नेगेटिव हो, तब रिमाइंडर ऑपरेशन, जो रिमाइंडर आता है हमारा, वो उसका जो रिजल्ट है वो हमारा क्लियर नहीं आता। और रिमाइंडर कौन देता है? मॉड्यूलो डिवीज़न। ठीक है, इसलिए हम मॉड्यूलो डिवीज़न को इसमें नहीं लेते रियल में, क्योंकि अगर कोई भी एक नंबर नेगेटिव आ जाता है तो वो हमें क्या नहीं देता? क्लियर रिजल्ट नहीं देता। ठीक है ना।
मोस्ट वर्जन ऑफ सी असाइन द साइन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड टू द रिमाइंडर। ज़्यादातर सी लैंग्वेज में क्या होता है, रिजल्ट में वही साइन आता है जो हमने फर्स्ट ऑपरेंड को दिया होता है, ठीक है। दस एज कंडीशन ए इज इक्वल टू ए डिवीज़न बाय बी मल्टीप्लाई बी प्लस ए मॉडुलो बी क्या बताता है हमारा, रिमाइंडर बताता है, ठीक है ना। इंटीजर में तो दोनों होते हैं ना, रिजल्ट भी होता है रिमाइंडर भी होता है, ठीक है ना। तो आप ऊपर देखो जब यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग इंटीजर डिवीज़न, ये जो सारे नीचे लिखे हुए हैं ये सारे इंटीजर डिवीज़न के, ठीक है। इंटीजर डिवीज़न में मान लो हमने बता दिया कि दोनों साइन अगर क्या हो, सेम हो तब 0 हो जाता है। दोनों में से अगर एक नेगेटिव हो तो 0 या 1 मशीन डिपेंडेंट होता है। और नेक्स्ट वन, अगर मान लो दोनों में से एक भी नेगेटिव हो तो इंटीजर में एक रिजल्ट भी आता है और एक रिमाइंडर। दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव हो तो रिमाइंडर जो होता है वो अनक्लियर होता है। और ये पूरी हमारी डिवीज़न की स्टेटमेंट होती है, ए डिविजिबल बाय बी मल्टीप्लाई बी प्लस ए मॉडुलो डी जो कि हमें, ठीक है ना, जो हमें ए रिपीटेडली द्वारा से दे देगा, विल ऑलवेज बी सेटिस्फाई। दस द कंडीशन, इसलिए ये वाली जो कंडीशन है हमेशा सेटिस्फाई होगी रिगार्डलेस ऑफ द साइन ऑफ द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। इसलिए इसमें कोई भी साइन का देखा नहीं जाएगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ द साइन। लेकिन ये जो इक्वेशन होती है ना, ये रिगार्डलेस कोई भी साइन हो हमें आंसर ए ही देगा अगर हमने इस स्टेटमेंट को यूज़ किया तो, ठीक है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेसिडेंस ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रायोरिटी होती है कि मतलब जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के कितने कितने हैं, हम पे हैं देखो ऊपर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न मॉडुलो डिवीज़न था, हमें ये दिए हुए हैं। और भी कई ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी प्रायोरिटी की सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसकी देखते हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है इन्होंने पैरेंथेसिस, मतलब कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट में है, हमारी कोई लंबी सी स्टेटमेंट है सोल्व करनी है, सबसे पहले जो ब्रैकेट में हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई डिवीज़न डिवीज़न और मॉडुलो डिवीज़न, इसकी प्रायोरिटी है, ठीक है ना। थर्ड किसकी प्रायोरिटी है, प्लस माइनस की। और फोर्थ इक्वल टू की, ठीक है ना। फिर सबसे लास्ट में हम इक्वल टू मतलब रिजल्ट असाइन करते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है। इसके नेम लिखे हो, डिस्क्रिप्शन इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलो डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, असाइनमेंट, ठीक है ना। एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिव जो प्रायोरिटी होती है वो सभी जो डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं जिनकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है, प्रायोरिटी वो बताते हैं कि इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है, इसकी फोर्थ है। लेकिन एसोसिएटिविटी उसी एक प्रायोरिटी के ऊपर बेस रिजल्ट होता है। देखो मान लो सेकंड में है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीज़न भी है और मॉडुलो डिवीज़न भी है। इन तीनों के बारे में जो मान लो एक ही स्टेटमेंट में ये तीनों आ गए और उसके साथ आ गया, मान लो मैं कह रही हूँ कि हम पे एक स्टेटमेंट है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलो डिवीज़न आ गया है और एक फोर्थ आया हुआ है, इक्वल टू आया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले प्रायोरिटी तो किसकी है, इन सब की है, मल्टीपल डिवीज़न और किसकी है, मॉडुलो डिवीज़न की है। अब इन तीनों में से पहले कौन किया जाए, पहले कौन सा रिजल्ट कैरी किया जाए, वो होता है एसोसिएटिविटी, ठीक है ना, लेफ़्ट टू राइट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मॉडुलो डिवीज़न, ठीक है ना। अब इन तीनों की तो प्रायोरिटी सेम है। मान लो मॉडुलो डिवीज़न पहले दिख रहा है, सबसे पहले मॉडुलो डिवीज़न है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीज़न है, तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, मतलब फिर सबसे पहले तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे ना। सबसे पहले फिर हम सोल्व किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को, सॉरी जो हमने पहले लिया था मॉडुलो डिवीज़न के लिया था, फिर मल्टीप्लाई लिया था, फिर क्या लिया था, डिवीज़न लिया था। मैं आपको समझाती हूँ क्या होती है एसोसिएटिविटी। मान लो हमारी एक स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई है, डिवीज़न है और एक मॉडुलो डिवीज़न है और एक इक्वल टू का साइन है, ठीक है। हमें पता है सबसे पहले, सॉरी इक्वल टू का यहाँ साइन होगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। हमें पता है ये सब तो एक ही प्रायोरिटी की है, ये डिफरेंट प्रायोरिटी का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब इसको भी सोल्व सबसे पहले कैसे करें, लेफ़्ट टू राइट, सबसे पहले लेफ़्ट वाली चीज़ सोल्व करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। ये वाली हमारी प्रायोरिटी होगी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। मतलब सेम ही प्रायोरिटी के जब ऑपरेटर्स आ जाए उसको कैसे सोल्व किया जाए वो हमें एसोसिएटिविटी बताती है, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता चल गया जो पैरेंथेसिस में कोई डबल ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ये एक से ज़्यादा ऑपरेटर पे ही काम करती है एसोसिएटिविटी।
ठीक है। तो पैरेंथेसिस के साथ जो भी एसोसिएटिव प्रायोरिटी होगी और किसी ऑपरेटर की, तो उसके लिए क्या होगी, राइट टू लेफ़्ट हमें जाना पड़ेगा। सेकंड के लिए जो ये हमारी मल्टीप्लाई डिवीज़न मॉड्यूल डिवीज़न है, लेफ़्ट टू राइट, प्लस माइनस के लिए लेफ़्ट टू राइट, इक्वल टू के लिए मतलब इक्वल टू कहीं सारे आ जाएँ तो हम कहाँ से जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल और बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। ये हमें रिलेशन ऑपरेटर से पता चल रहा है जो कि रिलेशन बताए, रिलेशनशिप बताए, रिलेशनशिप टेस्ट है बिटवीन द वेरिएबल और बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल्स के बीच में ये ऑपरेटर आ सकता है, या फिर एक वेरिएबल या फिर एक कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में आ सकता है, ठीक है। सी हैज़ 6 रिलेशन ऑपरेटर, 6 है, डिफाइंड एज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये सभी है। Notice the sum of these operator consist only one character। हमने देखे हैं कि जो सभी ऑपरेटर्स हैं इन सब पे क्या है, एक करेक्टर है, वेयर एज अदर कंटेन 2, कईयों पे क्या है, वेयर एज अदर की उन पे कितने ऑपरेटर्स हैं, 2। दोज विथ 2 करेक्टर्स मस्ट नॉट कंटेन स्पेस। जो 2 करेक्टर के साथ हैं उनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे इनके ये 2 है ना, इक्वल टू लिखा हुआ है ना, मीनिंग में जो इक्वल टू लिखा हुआ है इसके अंदर 2 इक्वल टू है, ठीक है ना। तो इनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इट रिजल्ट इन एन एरर में रिजल्ट आएगा। द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप जो ऑपरेटर होगा इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, या फिर वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम पे स्टेटमेंट है 5 इज़ लेस देन 10 इज़ ट्रू। अब ये देखो ये ट्रू दी हुई है, ठीक है ना। ट्रू और फॉल्स में देखते हैं कि 10 तो हमेशा ग्रेटर देन ही 5 से, तो इसका रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है। 15 इज़ लेस देन 10 फॉल्स है, ठीक है ना। व्हेन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आर यूज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द रिलेशन और ऑपरेटर्स, जब एक्सप्रेशन रिलेशन और ऑपरेटर के दोनों साइड हो, मतलब सीधा नंबर ना हो, ना कोई वेरिएबल हो, सीधा कोई एक्सप्रेशन हो रिलेशन ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट साइड, द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विल बी एलिवेटेड फर्स्ट एंड द रिजल्ट कंपेयर्ड। सबसे पहले तो फिर हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। मान लो जो हमारा रिलेशन ऑपरेटर है वो इक्वल टू है, ठीक है ना। इक्वल टू के राइट हैंड साइड मान लो हम पे है 5 + 6 है, ठीक है ना, 5 + 6 है। और इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमारा है 4 + 5, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, और उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद क्या हमारा था 5 + 6 था जो कि 11। क्या 11 और 9 इक्वल है, नहीं है, तो हमारा रिजल्ट किस में आ जाएगा, फॉल्स में आ जाएगा, ठीक है। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द रिलेशन ऑपरेटर डबल इक्वल टू। द फॉर्मर इज यूज टू असाइन द वैल्यू ऑन इट्स राइट टू द वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट। फर्स्ट वाला जो ऑपरेटर एक इक्वल टू होता है वो किस लिए होता है, जो राइट साइड में वैल्यू होती है, राइट साइड में वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको साइन करने के लिए होता है। वेयर एज द लेटर इज, जो डबल इक्वल टू है, इज़ यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑन इट्स टू साइड। लेकिन जो डबल इक्वल टू है वो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए होता है, दोनों साइड की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए होता है। अब देखो प्रायोरिटी आ गई इनकी, फर्स्ट और सेकंड किसको दी गई है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन 4 को तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट और सेकंड की भी लेफ़्ट टू राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। द लॉजिकल एंड और ऑपरेटर कंबाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन टू फॉर्म अ न्यू कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं, एंड और 2 कंडीशनल एक्सप्रेशंस को, ठीक है ना, एक की स्टेटमेंट दूसरे में बेस हो, ठीक है ना, एक कंडीशन के साथ जो है हमारा एक एक्सप्रेशन है, कंबाइन करते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन को एक नया कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाने के लिए। द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो होता है इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। दैट ऑपरेटर ना, यूनरी ऑपरेटर मतलब जो कि एक सिंगल ऑपरेटर पर वर्क करे, सिंगल एक्सप्रेशन पे ऑपरेट हो, ठीक है ना, सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करे। फॉलोइंग आर द सिंबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल ऑपरेटर। ये देखो लॉजिकल नोट एक्सप्लेनेटरी की फॉर्म में होता है, एक्सक्लेमेटरी, ये किस पे वर्क करता है, यूनरी ऑपरेटर पे, सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन पे वर्क करेगा। एक एक्सप्रेशन होता है
हुर्रे, हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी आता है ना, तो मतलब एक ही स्टेटमेंट पे वर्क करता है, ये कोई दो स्टेटमेंट ज्वाइन नहीं करता। लॉजिकल और ये दो एक्सप्रेशन को जोड़ सकता है, और लॉजिकल एंड भी दो डबल एक्सप्रेशन पे भी काम कर सकता है, ठीक है। द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल एंड लॉजिकल लॉजिकल आर यूज टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन, वो एक से ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट करते हैं। हमने कहा है दो स्टेटमेंट होती है उसमें, ठीक है। एंड मेक डिसीजन, फॉर एग्जांपल देखो a + b इज़ ग्रेटर देन c एंड c इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है ना। तो ये दोनों इन्होंने स्टेटमेंट जोड़ दी ना, न्यू कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको जोड़ के, ठीक है ना। टू कंडीशनल एक्सप्रेशन, ये दोनों क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन है, जिनको जोड़ के उसने क्या बना दिया, न्यू कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना दिया। एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड विच कंबाइन टू और मोर रिलेशन एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज लॉजिकल एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन जो कि कंबाइन करे दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को इज टर्म्ड एज लॉजिकल एक्सप्रेशन। हमारे जो a + b इज़ ग्रेटर देन c है, ये क्या हमारा रिलेशन ऑफ एक्सप्रेशन है। जो भी ये रिलेशन एक्सप्रेशन को या फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन को एक साथ एक या एक से ज़्यादा को कंबाइन करें, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, लॉजिकल एक्सप्रेशन। और अ कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन, और या फिर हम कह सकते हैं कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑल्सो गिव आइदर अ वैल्यू ट्रू और अ फॉल्स। लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यू क्या देती है हमें, ट्रू या फिर फॉल्स देती है, ठीक है ना। अब देखो, द लॉजिकल नेगेटिव ऑफ द एक्सप्रेशन ई इज़ ज़ीरो इफ़ ई इज़ नॉन ज़ीरो, ज़ीरो होगा अगर ई क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। वन इफ़ ई ज़ीरो, अगर ई ज़ीरो हो गया तो रिज़ल्ट हमारा वन आएगा, ठीक है। अब देखो, द लॉजिकल और ऑफ टू एक्सप्रेशन, मान लो ये दोनों एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इन दोनों एक्सप्रेशन पे हमने लॉजिकल और लगा दिया। अब लॉजिकल और ट्रू कब होगा, लॉजिकल और ऑफ द टू एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, वो ट्रू होगा इफ़ आइदर ऑफ देम इज़ ट्रू। और मान लो इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो गया, इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो गया तो क्या होगा, हमारा लॉजिकल जो और है वो भी ट्रू माना जाएगा, क्योंकि और का मतलब तो यह होता है ना, या तो ये या तो ये, और दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो लॉजिकल और हमारा ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज इट इज़ फॉल्स, लेकिन उसके अलावा ये फॉल्स हो जाएगा। दस ए लॉजिकल और बी इज़ ट्रू इफ़ ए इज़ ट्रू और बी इज़ ट्रू, या तो ए ट्रू हो या बी ट्रू हो, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो हमारा जो लॉजिकल और है जो कि ए और बी पे अप्लाई हुआ है वो भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉजिकल एंड ऑफ टू एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। अब एंड देखो कब ट्रू होगा, इफ़ बोथ ऑफ देम आर ट्रू, लेकिन एंड में क्या है, दोनों के दोनों ही हमें ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा लॉजिकल एंड जो कि दो ए और बी पे अप्लाई होगा वो ट्रू हो पाएगा, ठीक है। अब इसकी देखते हैं प्रेसिडेंट प्योरिटी, देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट होती है लॉजिकल नोट की, सेकंड होती है लॉजिकल एंड की, और थर्ड होती है लॉजिकल और की। और मान लो लॉजिकल नोट कहीं सारे आ गए तो उसकी एसोसिएटिविटी कहाँ से होगी, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट हम इसको सोल्व करेंगे। और उसके बाद अगर मान लो एंड कहीं सारे आ गए तो लेफ़्ट टू राइट, और लॉजिकल और आ गए तो लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर से पता ही चल रहा है कि वो ऑपरेटर जो कि असाइन करे, और असाइन हम वैल्यू को असाइन करें, लेकिन वैल्यू का असाइन किसको करते हैं, हम वेरिएबल को करते हैं। तो वही है जो कि वो ऑपरेटर जो कि असाइन करे रिजल्ट वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है। वी हैव अर्लियर यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ज़्यादातर हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, अभी तक हमने कौन सा किया है, इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, वेरिएबल इक्वल टू ए, मतलब ए की जो भी वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। In addition, there are several different shorthands assignment operator in C known as compound assignment operator। फिर भी यहाँ पे कई सारे ऑपरेटर्स हैं। The value to the right of the assignment can be any arithmetic expression। अब इसने कहा है जो वैल्यू टू द राइट ऑफ द असाइनमेंट, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, मान लो इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर होगा उसके राइट हैंड साइड में, उसके राइट हैंड साइड में कोई भी हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था वेरिएबल इज़ इक्वल टू ए प्लस बी हो सकता है, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू जब हम प्लस करेंगे जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद
वो वैल्यू वेरिएबल को असाइन होती है, इसलिए इसने लिखा हुआ है इक्वल टू के राइट हैंड साइड हमारा कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। इसके बाद द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड मतलब सोल्व किया जाता है एंड इज देन एडिड और सब्ट्रैक्टेड मतलब सोल्व ऐड किया जाता है सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द वेरिएबल टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर। उसके बाद क्या किया जाता है इसकी वैल्यू किसको असाइन की जाती है वेरिएबल को जो कि लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना, ऑपरेटर के। देयर आर ऑल्सो अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस एंड अदर बाइनरी ऑपरेशन इन सी। यहाँ पे कहीं सारे अपडेटिंग ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस बाइनरी ऑपरेशन इन सी, ठीक है ना। सम आर एग्जांपल हियर। देखो फर्स्ट देखो स्टेटमेंट तो ऐसे है बट मीनिंग इसका ऐसे है, ए प्लस इक्वल टू बी। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो इक्वल टू के राइट हैंड साइड हमारा क्या है एक्सप्रेशन है, ए के इक्वल साइड हमारा क्या है ए प्लस बी एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू इवैल्यूएट करके प्लस या माइनस करके जो सोल्व आएगी उसकी जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये सभी है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया एक्स प्लस इज इक्वल टू 5। ऑन एक्सिक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, जब हम एक्सिक्यूट करेंगे स्टेटमेंट को 5 इज एडेड टू एक्स। सबसे पहले क्या होगा, जो 5 है एक्स में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है इसका मतलब, इसलिए जो एक्स है 5 जो है वो एक्स में ऐड होगा। दस द अब्रीविएटेड वर्जन इज मोर कॉम्पैक्ट, ताकि हमारा क्या जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो अच्छे से रिज़ल्ट कॉम्पैक्ट होके आए, सिंगल वैल्यू आए। इट ऑल्सो कंपाइल फास्टर, इसको कंपाइल करना भी इजी है, ठीक है ना। एक्स प्लस इज इक्वल टू 5 ये कंपाइल करने में मतलब ईजी रहता है, देयरफॉर सेविंग कंप्यूटर टाइम, और कंप्यूटर टाइम भी सेव करता है, ठीक है ना। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ दैट इट इज़ सिमिलर टू द ह्यूमन थॉट। और इस असाइनमेंट का एक और एडवांटेज क्या है कि ये असाइनमेंट ह्यूमन थॉट से सिमिलर है, ठीक है ना। ह्यूमन थॉट भी ऐसे ही सोचता है, ठीक है ना, कि ऐड किया गया उसके बाद वैल्यू स्टोर की गई है, कि मतलब कुछ अलग नहीं है कि बिल्कुल कोई समझ ही ना पाए। ऑल्सो वेयर एवर अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नीड नॉट बी रिपीटेड। इसने कहा है वट एवर अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो भी लेफ्ट हैंड साइड हमारा अपीयर हुआ है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द स्टेटमेंट, मान लो ये है ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। अब देखो वी कैन राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 5। देखो प्लस हमने कहा लेफ्ट साइड में कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो प्लस एक बार ही आएगा। हाउएवर ओनली वन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द ए इज़ एलिमिनेटेड, हमें पता है फिर एक ही एलिमिनेट हो सकता है, तो एक हम पे तो 2 ए थे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 था ना, तो एक को हटा के तो प्लस लगा दिया और दोबारा से रिपीट हो नहीं सकता कुछ, इसलिए यहाँ सिर्फ एक ही एलिमिनेट होगा और हमारी राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा ए प्लस 5 रह जाएगा। ऑल द असाइनमेंट ऑपरेटर हैव द सेम प्रायोरिटी, इसके अंदर जो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं इन सब की सेम प्रायोरिटी है, एंड इसकी जो एसोसिएटिविटी वो कहाँ से कहाँ तक है, राइट टू लेफ्ट है, ठीक है ना। आपको ये सारी लर्न करनी पड़ेगी एसोसिएटिविटी, ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट increment and decrement of operators. The operator of adding or subtracting one from a variable occurs so frequently in the programming that C provide two very useful operators generally not found in other language. इसमें क्या है, जो ये ऑपरेटर है ज़्यादातर और किसी लैंग्वेज में नहीं होते, ये सी लैंग्वेज में होते हैं। ये क्या काम करते हैं, इसके अंदर होता है एडिशन और सब्ट्रैक्टिंग वन, सिर्फ एक ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, इसके लिए सी ने ऑपरेटर्स दिए हैं। कौन कौन से, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट जो कि कोई भी वैल्यू एक प्लस करके देगा, और डिक्रीमेंट माइनस जो कि किसी भी नंबर की एक वैल्यू कम करके देगा, ठीक है ना। द ऑपरेटर प्लस ऐड 1 टू द ऑपरेंड वाइल माइनस सब्ट्रैक्ट 1। बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स, ये दोनों यूनरी ऑपरेटर्स है, एक ही नंबर पे अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि 9 है उसमें हम अगर ये ऑपरेटर लगा दें प्लस लगा दें तो वो हमें 10 वैल्यू करके देगा, ठीक है। ये तो इसलिए यूनरी ऑपरेटर है। इसको कैसे हम लिखते हैं, प्लस एम और एम प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस एम और एम माइनस। द पोजिशन ऑफ द ऑपरेटर डज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड वाइल दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। मान लो कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट है, उसके अगर राइट साइड में हमारा क्या हो, ऑपरेंड हो,
ठीक है ना, तो उसकी पोजीशन मैटर करती है। फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट प्लस प्लस एम एंड प्लस एम प्लस प्लस मीन्स द सेम थिंग। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट वैसे तो इनका क्या है, प्लस प्लस एम एंड एम प्लस प्लस, इनका सेम मीनिंग है। हाउ एवर एक्सप्रेशन प्लस प्लस एम, जिसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, इंक्रीमेंट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एम, जो कि क्या करता है, पहले तो सबसे पहले जो प्लस प्लस एम मान लो हमने लगा दिया, मीन्स टू से प्लस प्लस एम और एम प्लस प्लस जब ये आते हैं, इनकी वैसे तो क्या है, इन स्टेटमेंट की क्या है, वैल्यू बिल्कुल सेम है, मतलब इनको सेम ही माना जाता है, बट इनका मीनिंग बहुत अलग है। प्लस प्लस एम का, इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। इस इंक्रीमेंट में क्या होता है, जो भी हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इंक्रीमेंट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एम, सबसे पहले तो एम की वैल्यू इंक्रीज़ करता है, देन इज़ असाइन टू द इंक्रीमेंट वैल्यू टू द असाइनमेंट वेरिएबल, उसके बाद वो असाइन करता है जो भी रिज़ल्ट आता है वेरिएबल को, ठीक है ना, बाद में ये वेरिएबल को असाइन करता है वैल्यू जो भी हमारा रिजल्ट आया, ये होना भी चाहिए, मतलब ये सिंपल है बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड एम प्लस प्लस क्या है, फर्स्ट असाइन द करंट वैल्यू ऑफ एम, सबसे पहले क्या करता है, कोई भी नंबर है एम, उसकी वैल्यू पहले असाइन करता है, ठीक है ना, उसके बाद इंक्रीज़ करके देता है। एग्जाम्पल देखो, m इज इक्वल टू 8 है हमारा, मान लो कोई भी नंबर m है, 8 है। अब देखो वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ x लिखा हुआ है, सबसे पहले नीचे देखो x इज इक्वल टू प्लस प्लस m, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ m, इंक्रीज़ करेगा ये सबसे पहले m की वैल्यू, तो प्लस प्लस m लगा हुआ है तो m की वैल्यू 1 इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, तो m की वैल्यू इसने कर दी 9। उसके बाद असाइन करता है ये वैल्यू वेरिएबल को, जो कि वेरिएबल हमारा x है, तो हमारी वेरिएबल क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगा, असाइन कर देगा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब m प्लस प्लस, उसमें क्या होता है, जो भी अभी प्रेजेंट m की वैल्यू है सबसे पहले तो वो वेरिएबल को वही वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। तो अभी देखो 9 है, मैंने एरो में बनाया हुआ है, सबसे पहले तो अभी हमने प्री इंक्रीमेंट में देखा था कि वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 9 थी। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में उसने कहा जो भी वैल्यू है, ठीक है, पहले से ही है, वो पहले वो असाइन करता है वेरिएबल को, वही वैल्यू असाइन करता है, तो 9 ही आ जाएगा, उसके बाद इंक्रीज़ करता है, तो इंक्रीज़ करके वो वैल्यू m की क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, ठीक है ना, तो मतलब इसका यही है। तो नीचे देखते हैं, इन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एन एम इज़ इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या हुआ है, सबसे पहले तो m की वैल्यू इंक्रीज़ की है 1 से 2 बिकेम 9 बनने के लिए, उसके बाद क्या हुआ है, और जो ये 9 है असाइन हुई है वैल्यू किसको, वेरिएबल को, ठीक है। वाइल इन पोस्ट इंक्रीमेंट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ m 9 इज असाइन टू अ वेरिएबल x, सबसे पहले तो जो वैल्यू है थी ये वेरिएबल की वही असाइन हुई है वेरिएबल को, सो x बिकेम 9, तो 9 बन गया, उसके बाद m की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हुई है, 9 से 1 ज़्यादा हुई है, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड m आर, इसलिए फाइनल वैल्यू क्या है हमारी x की 9 है और m की 10 है, ठीक है। While using the increment or decrement operator, the program must carefully determine whether to place it before or after, इसलिए केयरफुल रहना चाहिए कि प्लस रखें या फिर पहले बाद में प्लस रखें या पहले प्लस रखें, कोई भी नंबर से पहले, और इसकी जो प्रायोरिटी होती है पोस्ट इंक्रीमेंट की ज़्यादा होती है, ठीक है ना, प्री इंक्रीमेंट से, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर पेयर होते हैं, जो कि क्वेश्चन मार्क अवेलेबल होता है, इज़ अवेलेबल टू सी में टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है ना। टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है, क्वेश्चन मार्क साथ में होता है, एक्सप्रेशन फर्स्ट, रेशियो एक्सप्रेशन 2 होता है। ड्यूरिंग द यूसेज ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर के दौरान जब हम यूज़ करते हैं, द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज़ इवेल्युएटेड फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको हम इवेल्युएट करते हैं बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है आइदर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 आर इवेल्युएटेड, और उसके बेस पे हम एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को सोल्व करते हैं टू रिटर्न द रिज़ल्ट ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन, क्या पाने के लिए, कंडीशनल एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट पाने के लिए। ओनली वन ऑफ द एम्बेडेड
थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी कंडीशनल ऑपरेटर्स, यही रह गया सिर्फ, उसके बाद हमारा बिट ऑपरेटर है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।